लो बेटे, ये प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 2 है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी थी जी इसके अंदर? 30,080। ऊपर साइन ज़रूर, ये आदत बना लें कि जब भी लिखना ऊपर आपने अमाउंट साइन ज़रूर देना है, ठीक है? ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम इसमें फ्रेश कैपिटल के ज़रिए कैश इनफ्लो होता है, ड्राइंग्स के ज़रिए से कैश आउटफ्लो होता है, और हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो इसमें ऐड होते हैं, एंड वी एंड अप एट क्लोजिंग कैपिटल। तो द इंफॉर्मेशन गिवन इज़ कि हमारे पास 60,000 का ड्राइंग्स हैं और प्रॉफिट हमें 7,250 का हो चुका है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल, आया है भी है या नहीं है, वी डोंट नो। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसकी इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब हमने ये इसमें डाटा डाला तो हमें देखा कि 30,000 में से 30,000 ये ना, हाँ 30,000 में से 60,000 तो माइनस करके माइनस की फिगर आ जाएगी, ठीक है? इसका मतलब देयर इज समथिंग यहाँ पर मिसिंग है। ओके, इक्वेशन बराबर नहीं हो रही, तो बैलेंसिंग फिगर कीजिएगा 800। ओके, जब हम बना रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है? इनफ्लो है। तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम फ्रेश कैपिटल, अंग्रेजी जो मर्जी लिख लें, लेकिन पता चलना चाहिए कि कैश कहाँ से आ रहा है। और इसमें कोई और कैश फ्लो की चीज़ है? ड्राइंग्स। कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है? आउटफ्लो। कैश पेड फॉर ड्राइंग्स, हाउ मच? 60,000। ये चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर नीचे आप आइए, तो कैपिटल के बाद हमें नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक नज़र आ रहा है। उसका टी अकाउंट बना लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप बैंक लोन का टी अकाउंट बना लीजिए। बैंक लोन ओपनिंग बैलेंस हमें कितना? 9,000 दिया हुआ है। एग्जामिनर इसके मार्क्स देता भी है और ना लिखा हो तो काटता भी है। रुपीस का लिखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। क्लोजिंग बैलेंस 10,000। ओके, अब उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, लोन फ्रॉम बैंक आपने 3,000 का फर्दर रेज किया है। आपको 3,000, अच्छा बाज़ औक़ात ना बड़ा बेबी बन के चीज़ों को देखा करो। 3,000 अगर आपने लोन लिया है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है डेबिट क्रेडिट में? कैश डेबिट, लोन लायबिलिटी क्रेडिट। वेरी गुड। तो इधर आप लिख रहे हो कैश की वजह से लोन लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो रही है 12,000, ठीक है? अब बराबर तो आ नहीं रहा, ये 2,000 इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो क्या हुआ होगा? हमने पे किया होगा, हमने कैश पे किया होगा, हमने वापस कर दी, रीपे कर दिया। दोनों साइड्स बराबर हो गई हमारी। तो अब हम इधर क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड एज लोन, हाउ मच? 3,000। कैश पेड अगेंस्ट लोन कह लें या लोन रीपेड कह लें, कोई भी साफ सुथरी सी अंग्रेजी लिख दें आप इसमें। 2,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब इससे नीचे आइए, आपको नज़र आते हैं शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फैमिली, ठीक है? आपको मैंने कल बड़े डिटेल से बताया था कि हमने ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी के पोर्शन में रहना है इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज को वर्कआउट करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैं तरतीब से नीचे उतर रहा हूँ। क्रेडिटर्स जो हैं इनकी जनरेशन चूँकि ऑपरेशंस की वजह से होती है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट होंगे। शॉर्ट टर्म लोन
सीधा सीधा इसका टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 0 था और अब हम 5000 पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने लोन लिया है। तो यहाँ आप ले लें लोन फ्रॉम फैमिली 5000 कैश इनफ्लो। उसके बाद नीचे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट। कल मैंने आखिरी बात आपसे की थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। मुझे पता भी कुछ बच्चों के जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट आई विल डिस्कस टुडे। इंटरेस्ट पेएबल इज अगेंस्ट द लोन। ओके, तो आप ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिख दीजिए, लेकिन वी नीड टू डू अ वर्किंग है। हमारे पास 800 है, ओके, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका 400 है, और ड्यूरिंग द ईयर हमारा एक्सपेंस नज़र आ रहा है हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अकाउंटिंग एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री, एक्सपेंस डेबिट होकर कैश क्रेडिट होता है नॉर्मली, लेकिन जो इंटरेस्ट पेएबल वाली बात है वो पहले ड्यू करेंगे आप। इंटरेस्ट को डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी बनाएंगे, बाद में लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके हमने लायबिलिटी को क्रेडिट किया। इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ओके, और ये अमाउंट उसकी हमें बताई हुई है क्वेश्चन में। 800 कितने हो गए जी? 1600, और ये हमने इसको बैलेंस किया तो 1200 हमने कैश पे किया अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट। तो ये बेटे हम इधर लिख देंगे कैश पेड फॉर इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस व्हाटसोएवर 1200, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारी टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना हुआ? 15,600। अब आप इसे देखिए 2 और 3 में क्वेश्चन में कोई फ़र्क है कहीं पर? ऊपर बेसिक डाटा में कोई फ़र्क है? नहीं। अदर इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि फर्दर कैपिटल 50,000 वॉज इंट्रोड्यूस्ड और लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग 5,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। दो चीज़ें डिफरेंट हैं, मैं इसी को अमेंड करने जा रहा हूँ, अटेंटिव रहिएगा। एक तो कह रहा है कि उसने फर्दर कैपिटल की अमाउंट इसमें दी है और ड्राइंग्स की अमाउंट नहीं दी। आइए पहले इसको ट्रीट करें। आप सब मेरे साथ हैं? फर्दर कैपिटल जो उसने रिसीव किया है वो 50,000 का रिसीव किया है जी, ठीक है, और वी डोंट नो हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे 80,000 एंड 80 माइनस 7,250, सॉरी ये भी प्लस हो रहा है, इसमें से आप इसको माइनस करके यहाँ पे आएंगे। ये ड्राइंग आ गई 39,200, ये ड्राइंग्स किया है। डबल चेक ज़रूर किया करें, ठीक है, डबल चेक इसको आप करें, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ रहा है। वेल, उसके बाद बात आती है हमारी लोन फ्रॉम बैंक 5,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। वो हमें कह रहा है ये दो इंफॉर्मेशन जो हैं इसमें जो लोन वापस किया वो ये वाली अमाउंट हमें दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टोटल जो आ रहा है 15 आ रहा है इसका लेजर अकाउंट का, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 6,000, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ओके, वेल लेट्स ट्रीट इट हेयर। हमें फ्रेश कैपिटल कितना आ रहा है जी? अब ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई। ओके, हमारे पास फ्रेश कैपिटल है 50,000 कैश इनफ्लो, ड्राइंग्स 39,200 कैश आउटफ्लो, उसके बाद कैश रिसीव्ड एज लोन हाउ मच? 6,000 हमें कैश रिसीव हुआ। कैश रीपे कितना किया? 5,000 कैश रीपे किया। अब लोन फ्रॉम फैमिली के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि 5,000 ही हमने लोन फैमिली से लिया, और इंटरेस्ट के बारे में भी जो पिछले क्वेश्चन में था वही है, कोई नई बात नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन कि कैश हमने इंटरेस्ट के रेफरेंस में
1200 ही का पे किया, तो टोटल हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या अमाउंट आती है? 15,600. ओके, शुड वी लुक इनटू द सिनेरियो 4? जी बेटे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने कैश पे किया है उसको हमने लोन के लिए अकाउंट में ट्रीट नहीं कर लिया। दोबारा बोलिएगा। कैश जो हमने रीपे किया है, हाँ, उसको जो आपने दोबारा लिखा तो वो हम लोन के टी अकाउंट में ट्रीट नहीं करते होंगे। बेटे लोन के टी अकाउंट में तो ट्रीट किया है। हम इस वक्त याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई टी अकाउंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक एनालिसिस ऑफ द कैश कलेक्शंस एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर है। हम अकाउंटिंग को तो छेड़ ही नहीं रहे, बुक कीपिंग को तो छेड़ ही नहीं रहे, डेबिट क्रेडिट को तो छेड़ ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो कैश रिसीव हुआ, कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ, जो कैश पे हुआ कहाँ कहाँ पे हुआ, उसको एनालाइज कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। डेबिट क्रेडिट तो उसका हुआ है टी अकाउंट में, वो इधर क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो मौजूद है वो उसका सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ जो कैश वाला पोर्शन है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रेलेवेंट जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको हम यहाँ पर प्रॉपर एक्टिविटी के हेड में लिख रहे हैं, जो उससे रेलेवेंट एक्टिविटी है। ये जितना कैश फ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो उसको एकदम से पता चल जाएगा, अच्छा तो ओनर और लेंडर्स से इतना कैश वसूल हुआ और उनको इतना कैश पे किया। बस यहां पर ये ओनर्स एंड लेंडर्स की कैश की बात आ रही है। ठीक है, प्राइमरी यूजर्स होते हैं, आपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनमें जो प्राइमरी यूजर्स हैं वो होते हैं जिन्होंने फाइनेंस किया होता है एंटिटी को। ये बातें ज़हन में रखिएगा, इस तरह के सवाल आया करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर और ये रट्टा बेस्ड नहीं होते, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से जाती हैं बातें। प्राइमरी यूज़र कौन होता है? जिसने फाइनेंस किया होता है एंटिटी को। फाइनेंस कौन करता है? कारोबार का मालिक और कारोबार के लेंडर्स जिनसे कर्जे लिए होते हैं आपने। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कहाँ से कैश, जो फाइनेंसिंग के रेफरेंस में कितना कैश आया, कितना कैश गया। वो डेबिट क्रेडिट की चीज़ें तो सब बुक कीपिंग में हो चुकी हुई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिनेरियो 4 है। सिनेरियो 4 में आप देख रहे हैं कि आपको एक्सपेंस की डिटेल नहीं दी हुई। ठीक है, यानी कि आपको ये तो पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे मिलकर 28,750 हैं, लेकिन उसमें फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं दिस यू डोंट नो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब इसके अंदर। ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन लेवल का सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद आप आगे तशरीफ़ लाते हैं, आपको ओनर्स इक्विटी कैपिटल जो है ये तकरीबन वही वाली फिगर नज़र आ रही हैं आपको, वही है ना जी, सेम है। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन भी वही नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक लोन में पहले लिख दिया 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसका मतलब हमें 12% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना होगी इसमें। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, फिर शॉर्ट टर्म फैमिली लोन है, ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट पेएबल की अमाउंट्स हैं, और फिर फर्दर कैपिटल 50 वाज रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और फिर लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग 5,000 वाज पेड ऑन 1 जुलाई X2 एंड फर्दर लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर X2। आइए इस वर्किंग को करते हैं। वेल सबसे पहले तो यही बात देख लीजिए कि ओपनिंग ठीक है, 50 वाज इंट्रोड्यूस ठीक है, प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज, इसमें, लिहाजा ये हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर ये करेक्ट है, इसको हमें कोई और वर्किंग नहीं करने। व्हाट डज इट मीन कि ये 50 हमारा ठीक है और ये ड्राइंग्स भी ठीक हैं। ओके, वेल आगे चलें। इससे आगे वो बात करता है लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग 5,000। अब ये लोन की बात कर रहा है। प्रैक्टिकली हम डेट्स लिखते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अकाउंटिंग बुक मेंटेन कर रहे होते हैं ना, तो डेट्स ज़रूरी होती हैं, लेकिन जब आप जस्ट वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं तब डेट्स नहीं लिखते, ओपनिंग क्लोजिंग करके उसको वर्किंग के तौर पे कर रहे होते हैं। नाउ
अब यहाँ पे डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 जनवरी X2 आपकी जो है ओपनिंग डेट है, ठीक है, जिसमें ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है या ब्रॉड डाउन हो रहा है। BF लिख सकते हैं आप, BD भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, आपने पीछे से बैलेंस इधर लेकर आए, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, हमारी क्लोजिंग डेट कौन सी है बेटे? 31 दिसंबर X2। ये हमारा कैरी डाउन बैलेंस है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, कैरी डाउन भी लिख सकते हैं। ओके वेल, अब आपने वो कह रहा है फर्दर लोन बैंक से लिया 5000 का, आपने फर्दर लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। आपने 1 अक्टूबर X2 को आपने लोन लिया कितना? 6000 का, ये हो गया। और लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग 5000 वाज पेड ऑन ये, और 1 जुलाई है, जुलाई X2 को आपने जो कैश पे किया वो आपने 5000 पे किया। अब आपको बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत नहीं है, उसने चीज़ें आपको दे दी हैं और आपकी दोनों साइड्स बराबर हैं। एज़ फार एज कैश फ्लो रेलिवेंट टू बैंक लोन इज़ कंसर्न, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6000 का कैश इनफ्लो हुआ, 5000 का। रोला कहाँ आएगा? इंटरेस्ट में। अच्छा, लोन फ्रॉम फैमिली में भी कोई इशू नहीं है, हमारा वही फैमिली लोन। यहाँ पर रोला आ रहा है हमें, अभी देखते हैं क्या आता है। ओके, इसको वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर दिस इज आवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी X2 एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर X2। ओके, इस डेट पे हमारा लोन था कितना? 9000। हमने 1 जुलाई, ऑलमोस्ट इट फॉल्स ओवर हेयर, 1 जुलाई X2 को हमने 5000 का लोन वापस कर दिया। जब वापस किया तो हमारे पास बाकी कितना रह गया? 4000 का बैलेंस रह गया। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर फॉल कर रही है 1 अक्टूबर X2। हमने क्या किया? हमने फर्दर 6000 का लोन लिया। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास अब लोन? 10000 का। ओके, जबकि हमने यहाँ पर देखा हमारा बैलेंस कितना है? 10000 ही है, 10000 ही है। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि इनके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन कलेक्शन की या पेमेंट की नहीं है। हमें ये भी तो कंफर्मेशन चाहिए थी ना। ओके, अब एक बात जहन में पहले सुन लीजिएगा, बाद में नोट कीजिएगा अपनी बुक्स के अंदर। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड ड्यू। ये कोई रटा बेस चीज़ नहीं है, इसको कोई कोटा नहीं लगा के पीना, ठीक है, तवीज़ बना के नहीं इसको पीना, ठीक है। ये जस्ट मैंने इतनी सी बात की है, लॉजिकली सुनो कि इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे दिया जाता है जो अमाउंट ड्यू है। मुझे बताओ, जो कर्जा आपने लिया, किसी और ने कर्जा लिया, उस पर इंटरेस्ट दोगे? उसको मैंने अंग्रेजी में बोला अमाउंट ड्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने कर्जा लिया हुआ है 6 महीने पहले, आप 8 महीने का इंटरेस्ट दोगे? इसको मैंने अंग्रेजी में बोला पीरियड ड्यू। शुक्र है सर, आसान हो गया है, हम तो समझे थे, पता नहीं कितना मुश्किल हो गया याद करना। क्या मैंने बोला? अमाउंट ड्यू एंड पीरियड ड्यू। अब मुझे ये बताइए, ये 9000 कितना अरसा ड्यू रहा? 6 मंथ्स ड्यू रहा। तो इस 9000 पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा? 12%। कितनी देर के लिए कैलकुलेट होगा? into 6/12। जिस बच्चे को इस 540 की समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ ले। अब ये 4000, ये तो 9000 चेंज हो गया ना, अब 9000 बाकी कितना रह गया? 4000। ये 4000 कितना अरसा हमारे पास 4000 बना रहा? 3 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद फिर चेंज हो रहा है ना। जरा टिक टिक करके गिन लो। जुलाई पूरा। अच्छा, मंथ में भी ना डबल चेक जरूर किया करो। बाज़ का तो उस मंथ की लास्ट डेट होती है, हम पूरा मंथ उसके अंदर शामिल कर, डेप्रिसिएशन में खास तौर पे आपको इशू आए होंगे, ठीक है।
और लास्ट डेट थी, आपने वो महीना उसके अंदर डाल दिया, पता चलो ओए होए यार अच्छी खासी डेप्रिसिएशन आती थी, इस महीने ने गड़बड़ कर दी। बस यही होता है, इतनी मेहनत करके डेप्रिसिएशन तैयार की, रातें लगा के प्रैक्टिस की, कोई गिनती गिने तो 150 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन सिर्फ गलती क्या की, मंथ को सही कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, हालांकि वो भी पता था मंथ कैसे कैलकुलेट करना है, मंथ को कितने मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो जल्दी में पैनिक की, होए 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 होए। अच्छा कितने, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को शामिल करने नहीं, सियाने हो गए हो। इसका बेटे 12% टाइम्स कितने महीने, 3/12 कितना आता बेटे, 120। ओके ये ठीक हो गया। अब अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में हमारा बैलेंस कितना बन गया ना, 10,000 बना। अब इस 10,000 पर आपने वही 12% अप्लाई करना है। कितने महीने ये 12 आपका बैलेंस 10,000 रहा, एंड तक रहा, एंड तक कोई चेंज तो नहीं आई। तो अब आप क्या करेंगे, 3/12 कितना आता है, 300 आता है। अच्छा अब एक चेक करें, इससे पहले कि आप कहें कि टोटल अमाउंट करें, एक चेक मैं आपको बड़ा पते का बताने लगा हूं। वो ये है बेटे कि ये जो आपके न्यूमरेटर्स हैं इनको टोटल करके देख लें कि ये 12 के बराबर बनते हैं। बस ये चेक है, 12 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था ना, ये चेक लगा दें आप आखिर में कि जी मैंने पूरे 12 महीने का, कहीं पर अगर कोई महीने गलत हुए होंगे तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। अच्छा अब बताओ, अब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 960 का हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है, 960 से इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी पेएबल क्रेडिट, और ये बनता है 1760, इससे किया तो 1360। अब बेटे जान आप आ जाइए अपने कैश फ्लो की तरफ, कि कैश कितना गया इसमें, कैश कितना पे हुआ, 1360, 1360, और ये मेरे बेटे हमारी आ गई कैश फ्लो के अंदर इसकी अमाउंट। अगेन एनालिसिस कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट हो चुका हुआ उसका, ये एनालिसिस अब हम उसका फर्दर कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग में लिखें कि ऑपरेटिंग में लिखें कि इन्वेस्टिंग में लिखें। ठीक है, इसका बेटे टोटल पहले बता दो, पहले मुझे क्या बनता है टिक टिक करके, 440। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपको एक फिक्स्ड एसेट से मुताल्लिक अकाउंटिंग करना पड़ती है। अकाउंटिंग आपको करना पड़ती है कुमुलेटेड डेप्रीसिएशन से मुताल्लिक, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस से मुताल्लिक अकाउंटिंग करना पड़ती है, और आपको एक फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये आपको बुनियादी तौर पर 4 लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, हम जो खेल खेलने जा रहे हैं ना, आप लोग मुझे हेल्प करेंगे कि किस जगह पर क्या अमाउंट लिखूं। ओके, याद रखिए कि इस वक्त मैं डेबिट एंड क्रेडिट में हूं, इस वक्त मैं कैश फ्लो नहीं पढ़ा रहा, कैश फ्लो की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट आपने बैलेंस करके चलना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर, डेबिट साइड पर। ये जनाब क्या अमाउंट लिखूं,
1,00,000 लिख दूँ, चलो ठीक हो गया, रुपीज़। अच्छा जी, कोई फर्दर फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदा हमने? खरीदा है। ये हमने फिक्स्ड एसेट न्यू परचेज किया, ठीक है, कितना लिखूं? ओ, खुल के खेलो यार कि 150 से खेल रहे हो, 5 लाख कम से कम तो खेलो ना, खेल रहे हैं ना, 5 लाख का पता पाओ, ठीक है। अच्छा ओके, 5 लाख का एक नया खरीदा एसेट हैं। हाँ, डेट बताओ क्या है? 1 मार्च X2, 1 जनवरी X2, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई डिस्पोजल हुई आपकी? कब की डिस्पोजल? 1 जुलाई को कर लें। आपने डिस्पोजल की, डिस्पोजल कौन सा एसेट बेचा? पुराने वाला। अच्छा, कितने का बेचा? नहीं, सारे का सारा बेचा, आधा बेचा, कितना बेचा? 1,00,000 में से 1,00,000 में सपोजली 4 एसेट्स थे, उनमें से एक एसेट बेच दिया। एक एसेट उसमें से कॉस्ट ही जाएगी ना यहाँ पर। अच्छा, अब मेरे पास कितने एसेट पड़े हुए हैं? 5,75,000 का 31 दिसंबर X2 को बैलेंस कैरी डाउन पड़ा हुआ। ओके, आगे चलते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस साइड पर लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। 1 जनवरी X2 बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन हुआ। एस्टिमेट कर लो, सपोजली कुछ छोटी सी रकम। स्ट्रेट लाइन मेथड पे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। हम करते हैं जी 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, और कोई ये 2 साल पुराना एसेट है, एग्जैक्टली 2 साल पुराना एसेट, तो 20,000 की इसके अगेंस्ट ये डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। एग्रीड? वेल, ये जो एसेट आपने ये जो बेचा एसेट 1/4 of the old assets was sold for cash rupees 10,000। चलो मुझे बताएं कि आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या अमाउंट आएगी, डिस्पोजल में क्या अमाउंट आएगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या आएंगे। आप इसको कर दें, एसेट 1 to 4 है, ठीक है। ये एसेट 5 है जो आप ख़रीदा है, और ये डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ये एसेट 4 जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। चले, और आपने मंथ बेसिस पे डेप्रिसिएशन करनी है, ठीक है। यहां पर आप टाइमलाइन बनाइए, तो ओपनिंग डेट पे आपके पास एसेट की कॉस्ट क्या थी? 100,000। ओके, क्लोजिंग डेट पे आपके पास एसेट की कॉस्ट क्या है? 600,000। आपकी एक चेंज आ रही है 1 मार्च को, आप 500,000 से एसेट बाय कर रहे हैं, आपके पास टोटल एसेट हो रहा है 600,000 का। दूसरी चेंज आपके पास आ रही है 1 जुलाई को, यह है 1 मार्च X2, 1 जुलाई X2। 1 जुलाई X2 को एक एसेट जो कि 25,000 का था वो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये तो 575 वाला है ना, 575,000।
तो ये लेस करने के बाद आप 575,000 पर आ रहे हैं। ओके ये आपकी यहाँ पर ये टाइमलाइन आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है। पहले तो टाइमलाइन ड्रॉ कर लें ताकि पता चले कि अब बाकी मानदा एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, एंड ऑल दिस इज़ लॉजिकल, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल बात है। ओके आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। ओके वेल सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 25,000 की कॉस्ट का एसेट, ठीक है, इस 25,000 की कॉस्ट का एसेट कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी यहाँ से बाहर निकल रही होगी। ठीक है, उसका सबसे पहले आसान तरीका, आपने इसको पहले भी जिस तरीके से पढ़ा है वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बड़ा सादा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है वो जितना अरसा आपके पास ड्यूरिंग द ईयर उसने स्टे किया उसकी डेप्रिसिएशन देखिए क्या है। आप वर्कआउट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन फॉर द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, आपने जैसे डिस्पोज ऑफ किया उसके डेप्रिसिएशन, उसमें डेप्रिसिएशन, बल्कि इसको आप कहेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी X2 उसकी कितनी है। सबसे पहले तो इसको मालूम कर लें कि उसकी एसेट की जो एसेट डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं आप, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग डेट कितनी बनती है। ये बहुत सादा सा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमने देखा कि वो एसेट जो है 2 साल पहले ख़रीदा था, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और एग्जैक्टली उसकी जो डेप्रिसिएशन 1/4 ही बनेगी जो उसकी टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो वो कितना बनती है आपकी जी 5,000। ठीक है, कैसे आपने अगर कैलकुलेट भी करना है तो कैलकुलेट भी कर लें कि 1 लाख में से 1/4 एसेट जो कि कितने का 25,000 का बनता है, वो अगर पीछे 2 साल डेप्रिसिएट हो चुका है उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 2,500। तो 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन उसकी कितनी होगी 5,000। इस पर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये मैंने 5,000 क्या कैलकुलेट किया है, जो एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ किया है, जो एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ किया है 25,000 का, उस पे ओपनिंग डेट पे कितनी डेप्रिसिएशन थी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इसको कह सकते हैं और चार्ज भी इसको कह सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कितने महीने हमारे पास रहा ये एसेट 6 मंथ्स, इसकी डेप्रिसिएशन। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए वो कोई इसका रिड्यूसिंग बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमने क्या किया, वही वाला वो 25,000 का एसेट, 25,000 की कॉस्ट का एसेट 10% डेप्रिसिएट हो रहा है और 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएट हो रहा है। कितना 1,250। ये इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन बनती है 6 मंथ्स की 6,250 टोटल बनती है। अब यहाँ पर आइए, ये ओपनिंग बैलेंस किस डेट का है 1 जनवरी का। इसका मतलब है कि इसमें 5,000 तो मौजूद है लेकिन अभी 1250 इधर मौजूद नहीं है। 1250 की अकाउंटिंग एंट्री कर लें। 1 जुलाई X2 को अकाउंटिंग एंट्री इसकी क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अकोमुलेटेड क्रेडिट 1,250। अब जब ये हो चुका तो अब आप एक और काम फौरी तौर पे कर लीजिए कि 1 जुलाई X2 को एसेट डिस्पोजल में आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए 6,250। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 1 जुलाई X2 को आपका फिक्स्ड एसेट जो आ रहा है डिस्पोजल में वो क्रेडिट हो रहा है, एसेट में क्रेडिट हो रहा है और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 25,000 से। एग्रीड। और
1 जुलाई X2 को ही आपके अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से कितने पैसे इधर आ रहे हैं, 6250 की अमाउंट यहां पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, गॉट इट। अब इसको कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट यू विल डू, आपने कितने का डिस्पोज ऑफ किया, 10,000 का। 1 जुलाई X2 को आप कैश रिसीव कर रहे हैं 10,000 का, और अब आप इसको बैलेंस आउट जब करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक लॉस की अमाउंट नज़र आ रही है 25,000, और ये आप सपोजली 1 जुलाई X2 को ही लॉस बना लीजिए, कितना 8,750, ये बेटे आपका लॉस आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या जा रहा है। एक तो ये कि 1 जुलाई X2 को हमने जो ये वाला एसेट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री की 1250। एक अकाउंटिंग एंट्री यही थी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, अब देखिए हमारे पास अब फर्दर कितने एसेट हैं जो कि डेप्रिसिएट होना है। आपका रिमेनिंग एसेट ओपनिंग बैलेंस में रिमेनिंग एसेट वो क्या है, 100,000 में से -25,000 करें तो 75,000 का ये आपका एसेट जो है रिमेनिंग आपके पास है। ठीक है, न्यू एसेट आपने कब बाय किया, ये इसकी पोजीशन है 1 जनवरी X2। नया एसेट आपने बाय किया 1 मार्च X2 को। न्यू एसेट कितने का किया आपने, 500,000 का। अब इस पर तो ये तो पूरा साल आपके पास रहा, इस पर आपकी जो डेप्रीसिएशन है 10% पूरे साल की, 12/12 कर दो ना करो एक ही बात है, ये कितनी बनती है 7,500। ओके, और इस पर आपकी जो 10% के हिसाब से कितने मंथ आपके पास रहा, 1 मार्च को आपने बाय किया, मार्च पूरा ऑनवर्ड्स 10/12, 9 नहीं है, यहीं पर स्टूडेंट अमूमन गलती कर जाते हैं। ओके जी, इसकी अब आप कैलकुलेट कीजिए क्या आता है, 41,667, टोटल क्या बनता है 49,167। एम आई राइट? ठीक है बेटे। अब ये वाली जो है इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, आपका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ये अब आपकी 31 दिसंबर X2 को एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की वजह से 49,167 एक्सपेंस डेबिट, एंड 31 दिसंबर X2 को डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वजह से 49,167 इधर क्रेडिट। आप मुझे बताइए ये बात भी ग्रिप में आ गई है, इसकी जो डेबिट क्रेडिट है वो क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, 49,167, 49,167, गॉट द पॉइंट? ओके, वेल यहाँ तक बातें ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो डेप्रीसिएशन का टोटल है वो कहाँ पे जाएगा, 31 दिसंबर X2 को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, या इसको SOPL कह लें, या जो भी आपने इसका नाम रखा हुआ है, टोटल क्या बन रहा है 50,417, 50,417। टोटल में कोई गलती है तो बता दीजिए।
50,417 करेक्ट, गुड। अच्छा, अब ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट क्लोज हो गया, हमारा फिक्स एसेट का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस क्लोज हो गया, और ये अब ज़रा बैलेंस 31 दिसंबर x2 को हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है कितना है 6416, कैरी फॉरवर्ड बता रहे हो ना बेटे, टोटल क्या आ रहा है वैसे इसका 70,000, टोटल कर दीजिए 70,417। लो बेटे, अब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करने जाने लगा। हम असल में क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ओके, रिलैक्स। मुझे अब आप ये बताइए, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के जब कल लेक्चर दिया था, एक डायग्राम से ड्रॉ की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे उसको हम किस एक्टिविटी में लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। नॉन करंट एसेट्स से रेलेवेंट जितने कैश फ्लोज होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपसे कहा था, और उसको मैंने लॉजिकली प्रूव किया था कि ये एक एंटिटी फाइनेंस हासिल करने के बाद इन्वेस्ट कर रही होती है, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही होती है ना, इसलिए उस एक्टिविटी का नाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रखा हुआ है। और नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, यस और नो, क्योंकि इसके अलावा भी तो और कई नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट का हिस्सा हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कैश फ्लो से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको उठा के कैश फ्लो में लिखना है। अगेन, अब कैश फ्लो बनाने में डेबिट क्रेडिट का कोई अमल दखल नहीं है, हम सिर्फ उसमें देख रहे हैं कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश कितना पे हुआ है। डेबिट क्रेडिट उससे पहले हो चुका हुआ है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये नहीं कहना कि उसके अंदर डेबिट क्रेडिट बड़ा मुश्किल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई डेबिट क्रेडिट है ही नहीं है, वो तो उससे पिछली कोई वर्किंग करते वक्त आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो हो रही हो, आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर वीक हो तो हो, आपका इंटरेस्ट एक्रूड को कैलकुलेट करने में इशू आता हो तो आए, आपका लोन का टी अकाउंट बनाने में इशू आता हो तो आए, ठीक है, आपको एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स के डेबिट क्रेडिट में इशू आ रहा हो तो वो अलग बात है, आपको डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट ना बनाना आ रहा हो तो वो अलग बात है। कैश फ्लो में तो सिर्फ हमने देखना है कैश कितना रिसीव हुआ और कैश कितना पे हुआ। आइए, अब आप मुझे ये बताइए, जब आप एसेट नया खरीदते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने कैश पर ही खरीदा है, क्या इसमें कैश फ्लो नजर आ रही है, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो, ठीक है, क्योंकि उसने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि उधार पे खरीदा है, क्या किया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कैश पे खरीदा है। कैश आउटफ्लो, हमने जब एसेट बेचा तो कैश कितना आया, जितने का मर्जी वो एसेट था, 25 का था, उसकी कम्युलेटेड कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस क्या, क्लोजिंग बैलेंस क्या, उसको क्या डेप्रिसिएट कैसे किया। वी आर कंसर्न्ड विथ accumulated depreciation में कहीं कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कहीं कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एनालिसिस हो रहा होगा तो हम उसमें कैश इनफ्लो कितना लिखेंगे, अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, बस इतना ही लिखेंगे। और आउटफ्लो कितना लिखेंगे, अगेंस्ट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। लेकिन इतना सा लिखने के अगेंस्ट सर सारी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ने जो है ना वो खंगाल मारा हमारे दिमाग को आज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ करनी है, बेसिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो मैं सारी ये सिनेरियो बनाया है, ये मैंने क्यों इस वक्त ये डेप्रिसिएशन के सिनेरियो में आपको लेकर आया हूँ कि आप क्लास से बाहर निकल के ये ना कहें कि कैश फ्लो मुश्किल है, आप ये कहें कि यार काश मैंने डेप्रिसिएशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो मुझे कैश फ्लो में इशू करना आता।
काश मैंने एक्रूवल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होती तो कैश फ्लो में कोई इशू ना आता। काश मैंने डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स, अभी उसके इश्यूज आने हैं डेटर्स कंट्रोल, इसलिए उसको रिवाइज कर लेना जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ। तो डेटर्स पढ़े हुए ना, डेटर्स कंट्रोल, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, उसके रोले आने हैं। अभी आपको ये मार्कअप मार्जिन में भी मैंने उलझाना है आपको थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं है कि कैश फ्लो का हिस्सा है, नहीं, कैश फ्लो तो सिर्फ कैश रिसीव्ड एंड पेड है, उससे पीछे वर्कआउट करना पड़ रहा होता है आपको, कुछ चीज़ों को रिवर्स वर्किंग में लाना पड़ता है, कुछ फॉरवर्ड वर्किंग है आपकी, ठीक है, लेकिन आपको बड़ा अटेंशंस के साथ वर्कआउट करना होगा। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।